तो क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेग्लिजेंस इज एक्शनेबल इन लॉ। इन सिंपल टर्म्स नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग। ये कह रहा है कि भाई नेग्लिजिबल क्या है, लॉ में एक्शनेबल है, और नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग। ठीक, अब देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहा है कि अ डॉक्टर कंडक्टेड अ hysterectomy sincerely on B. A doctor conducted a hysterectomy sincerely on B and left a small cotton swab inside the abdomen. ठीक भाई, ये डॉक्टर साहब ने इनका ट्रीटमेंट किया, कुछ ऑपरेशन किया होगा। ठीक, और ऑपरेशन करते टाइम इन्होंने क्या किया, बहुत सिंसियरली किया इन्होंने, लेकिन एक छोटा सा कॉटन का स्वैब क्या कर दिया इन्होंने, उसके एब्डोमेन में छोड़ दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच वी डेवलप्ड सम मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड हैड टू अंडरगो अनदर सर्जरी। इज ए लाइबल, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उसको एक और सर्जरी करानी पड़ी। तो अब क्या ए जो कि डॉक्टर है वो लाइबल होगा कि नहीं? पहला बोल रहा है ए इज नॉट लाइबल एज ही डिड नॉट फोरसी एनी कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ सर्जरी। A is liable for the negligence as he failed to take proper care during the surgery. Liability for negligence does not arise here as A performed the operation sincerely. A is only a small swab. As only a small swab was left in the abdomen, there was no negligence. देखिए, छोटा हुआ या बड़ा negligence इससे फर्क नहीं पड़ता, negligence तो negligence होता है। तो ऑप्शन डी आपका कट हो जाएगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि एक छोटी सी रुई नहीं, पूरे रुई का बंडल आपको उसके एब्डोमेन में छोड़ देना था, तो मतलब मर ही जाए इंसान, है ना। तो ऑप्शन डी तो बहुत वेग और बहुत ही खराब सा है, तो वो तो आपका सीधे से नहीं, वो आपके प्रिंसिपल के साथ जा रहा है। डी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ए बोल रहा है ए इज नॉट लायबल एज इट डिड नॉट फोरसी एनी कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ सर्जरी। क्या हमारा प्रिंसिपल किसी फोर्सिएबल चीज की बात कर रहा है? नहीं, तो ये भी हमारे प्रिंसिपल के साथ नहीं जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बी बोल रहा है ए इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस एज ही फेल्ड टू टेक प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द सर्जरी, और सी बोल रहा है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस डज नॉट अराइज हियर एज ए परफॉर्म द ऑपरेशन सिंसियरली। तो भाई ए ने भले ही परफॉर्म सिंसियरली किया हो, पर जो उसकी प्रॉपर केयर थी, ड्यूटी ऑफ केयर थी, वो उसने नहीं ली है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर केयर लेनी है, सिंसियरली करने से कुछ नहीं होता। सिंसियरली भी जब आप किसी चीज को करते हो तो भी उसमें नेग्लिजेंट हो सकते हो, और किसी डॉक्टर का किसी के पेट में रुई छोड़ देना इज वेरी नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन a person consented to an act to be done by another, he cannot claim any damages resulting from doing that act, provided the act done is the same for which consent is given। चलिए भाई, आपका प्रिंसिपल कह रहा है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये कंसेंट देता है कि हाँ आप इस एक्ट को परफॉर्म कीजिए, तो उस एक्ट के परफॉर्मेंस से अगर कुछ डैमेजेस रिजल्ट होते हैं, उसके रिजल्ट में कुछ डैमेजेस होते हैं, तो वो इंसान उसके लिए क्या क्लेम नहीं कर सकता, वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन एक शर्त है कि वो एक्ट वही एक्ट परफॉर्म कर रहा हो जो एक्ट के लिए उसने कंसेंट दी है। उसने कार चलाने के लिए कंसेंट दी है, तो वो कार ही चला रहा हो, हेलीकॉप्टर ना उड़ा रहा हो। ठीक, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। पी सबमिटेड अ रिटन कंसेंट टू अ सर्जन एज फॉर अंडरगोइंग अ सर्जिकल ऑपरेशन फॉर रिमूवल ऑफ अपेंडिसाइटिस। भाई पी ने एक सर्जन को, सर्जन का नाम है एस, को कंसेंट दी। कैसी कंसेंट दी? रिटर्न कंसेंट दी। किस चीज के लिए दी? कि भाई आप ऑपरेशन करके मेरी जो अपेंडिसाइटिस है उसे रिमूव कर दीजिए। ठीक, द सर्जन बाय डूइंग सर्जरी आल्सो रिमूव्ड द गॉल ब्लैडर ऑफ ए। भाई सर्जन साहब जब उसकी सर्जरी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया। ठीक, ऑप्शन ए बोल रहा है पी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस। ऑप्शन बी बोल रहा है पी इज रिक्वायर्ड टू पे एक्सपेंसेस फॉर सर्जरी फॉर अपेंडिसाइटिस बट नॉट फॉर गॉल ब्लैडर। बी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस। पी इज नॉट बाउंड टू पे एक्सपेंसेस ऑफ द सर्जरी। चलिए
भाई प्रिंसिपल फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, यहाँ पे बात हो रही है कि उसने जिस चीज के लिए कंसेंट दी थी वही परफॉर्म करेगा, दूसरा कोई एक उससे डैमेजेस होते हैं। तो ये सर्जरी का पैसा नहीं देना या देना वाले दो ऑप्शन तो सीधे सीधे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके ऑप्शन क्या बच रहे हैं, ए और सी। पी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस और पी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस। तो भाई पी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हमारा ये क्या कह रहा है प्रिंसिपल कि जिस एक्ट के लिए कंसेंट किया है वो करते हुए अगर कोई डैमेजेस होते हैं तब आप उससे क्या नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जिस एक्ट को क्या किया है, कंसेंट नहीं दी है, वो कोई दूसरा एक्ट परफॉर्म कर रहा है, उससे आपको डैमेजेस होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि देयर आर लीगल प्रोविजंस टू गिव अथॉरिटी टू अ पर्सन टू यूज नेसेसरी फोर्स अगेंस्ट एन assailant और wrongdoer। ठीक, कि भाई यहाँ पे नेसेसरी लीगल प्रोविजन है, ठीक है, टू गिव अथॉरिटी, जो एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं किस चीज के लिए, दैट ही कैन यूज नेसेसरी फोर्स अगेंस्ट एन assailant और wrongdoer। ठीक है, किस पर्पस के लिए, पर्पस हो उसकी अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर साथ वाले की बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज से, when immediate aid from the state machinery is not readily available, जब कोई immediate help किससे, स्टेट की जो मशीनरी होती है उससे अवेलेबल नहीं है। तो and in so doing he is not answerable in law for his deeds, और ऐसा करने पे वो अपने कामों के लिए किसको लायबल आंसरेबल नहीं होता है, वो लॉ के लिए आंसरेबल नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये आपका प्रिंसिपल बात कर रहा है सेल्फ डिफेंस की। ठीक, चलिए फैक्ट्स क्या कहते हैं, फैक्ट्स देखते हैं कि एक्स, अ रिच मैन वाज टेकिंग हिज मॉर्निंग वॉक। एक्स एक अमीर आदमी है जो कि क्या कर रहा था, अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा था। ड्यू टू द थ्रेट ऑफ रॉबर्स इन द लोकेलिटी ही वाज कैरिंग हिज पिस्टल आल्सो। ठीक, भाई उस लोकेलिटी में रॉबर्स का थ्रेट था, तो क्या कैरी कर रहा था, पिस्टल कैरी कर रहा था, बंदूक कैरी कर रहा था, तमंचा कैरी कर रहा था। फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन अनदर पर्सन वाज कमिंग विद अ फेरोशियस लुकिंग डॉग। दूसरी साइड से एक और आदमी आ रहा था जिसके साथ एक फेरोशियस लुकिंग बहुत ही डरावना सा कुत्ता था, डॉग था। ऑल ऑफ अ सडन द डॉग व्हिच वाज ऑन अ चेन हेल्ड बाय द ओनर स्टार्टेड बार्किंग एट एक्स। भाई जो डॉग था उसने ऑल ऑफ अ सडन क्या किया, उसने एक्स जो रिचमैन थे जो कि अपनी मॉर्निंग वॉक ले रहे थे उन्हें भौंकना चालू कर दिया। द ओनर ऑफ द डॉग कॉल्ड द डॉग टू बी काम। ओनर ने अपने डॉग को क्या किया, काम करने की कोशिश करी। दे क्रॉस्ड ईच अदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। बट सडनली द डॉग स्टार्टेड बार्किंग अगेन फ्रॉम अ डिस्टेंस। पर थोड़ी देर बाद एक थोड़े से डिस्टेंस से डॉग फिर से बार्क करने लगा। एक्स immediately took out his pistol. X ने immediately अपनी पिस्टल निकाली। By seeing the pistol, the dog stopped barking and started walking with the owner. पिस्टल को देखने के बाद डॉग ने भौंकना बंद कर दिया और वो अपने ओनर के साथ चलने लगा और जाने लगा। However, X shot at the dog which died instantly. उसके बावजूद भी X ने किसे गोली मारी, डॉग को गोली मारी और डॉग इंस्टेंटली मर गया। The owner of the dog files a complaint against X, which in due course reached the magistrate court. भाई ओनर ने क्या किया, X के अगेंस्ट एक शिकायत दर्ज कराई जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची। और X क्या कह रहा है, X is pleading the right of private defense. X is pleading the right of private defense. Options, चार ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। A बोल रहा है shooting a fierce dog is not to be brought under the criminal law, so the case should be dismissed. भाई ये आप और मैं दोनों, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखें तो सीधे सीधे इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ना प्रिंसिपल के साथ जा रहा है ना कोई इसमें काम की बात की गई है, बहुत ही वेग सा ऑप्शन है। There was no imminent danger to X as the dog stopped barking and was walking with the owner. Hence, shooting it amounted to excessive use of the right of private defense and hence liable for killing the dog. ठीक है।
सी बोल रहा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट असेलेंट्स और रॉन्गडूअर्स ओनली एंड अ डॉग डज नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। देखिए डॉग भी इस कैटेगरी में आ सकता है। अगर वो डॉग उस चेन को छुड़ा करके उस पर अटैक करता और उसे ये डर रहता कि हाँ भाई ये मुझे काट लेगा या ये मुझे कुछ इंजरीज पहुंचा सकता है, और उसे दिखता कि और कोई मतलब उसका ओनर बहुत दूर है और कोई आसपास है नहीं, ठीक है, और वो उसको डॉग जो है बहुत इंजरीज पहुंचा सकते हैं, तो डॉग को मार सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो उसके अगेंस्ट भी यूज कर सकता है, ठीक, तो ये भी एलिमिनेट होता है। As there was no guarantee that the dog would not bark against shooting, it was a precautionary measure and hence within the right available to act under law। भाई एक बात बताइए, एक कुत्ता भौंक रहा है, आपको काटने नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अपने उसके ओनर ने उसे चेन से पकड़ रखा है, तो किस बात का इमिनेंट डेंजर था इसको, किसी चीज का इमिनेंट। और भाई वो भौंके ना भौंके, जब तक वो आप पे अटैक नहीं करने वाला है तब तक आप उसे कैसे शूट कर सकते हैं। हाँ, जब आपको दिख रहा है कि ओनर बहुत दूर खड़ा है, डॉग बिल्कुल आपके सामने आ चुका है और इमिनेंट थ्रेट है कि वो डॉग आप पे क्या करेगा, वो डॉग आप पे अटैक करेगा और आप उससे नहीं लड़ पाएंगे, तब आप अगर उसे शूट कर रहे हैं तब एक अलग बात है, ठीक। तो ये डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बी कि भाई देयर वाज नो इमिनेंट डेंजर टू एक्स, कोई भी इमिनेंट डेंजर एक्स को नहीं था। जो डॉग था, द डॉग स्टॉप्ड बार्किंग एंड वाज वॉकिंग विद द ओनर, हेंस शूटिंग इट अमाउंटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस एंड हेंस लायबल फॉर किलिंग द डॉग, ठीक। तो ये होगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई अब जो क्वेश्चन है हमारे, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है लीगल फ्रेजेस एंड फॉलोड बाय फोर मीनिंग्स, ठीक है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास, कुछ लीगल फ्रेज है, ठीक। अब ये लीगल फ्रेज हम एक लेक्चर में अलग से पूरी तरीके से डील करेंगे। मैं बहुत से लीगल फ्रेज, लीगल टर्म्स, ठीक है, लीगल फ्रेज, लीगल टर्म्स, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उनकी मीनिंग भी बताऊंगा जो हमें बाय हार्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये जो क्लैट 2017 के क्वेश्चन पेपर में आए थे, ठीक है, ये क्लैट का क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो पूछे गए थे क्वेश्चंस उनको हम पढ़ लेते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एक सेपरेट लेक्चर में सभी चीजों को डील करेंगे। तो भाई ये कुछ लीगल फ्रेजेस हैं जिनके आंसर मैं आपको देता हूं कि क्या है ये लीगल फ्रेजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाह रहा है, इसमें कौन सा लीगल फ्रेज है और क्या चार ऑप्शन दिए और क्या उसमें जो सही आंसर होगा, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, पहला आपका जो फ्रेज है वो कह रहा है पर इंक्यूरियन मीन्स। पर इंक्यूरियन का मतलब क्या होता है? पर इंक्यूरियन का मतलब होता है, देखिए पर इंक्यूरियन का बेसिकली मतलब होता है थ्रू लैक ऑफ केयर। क्या होता है? थ्रू लैक ऑफ केयर, ठीक। तो अब जब हम लैक ऑफ केयर की देखते हैं तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन डिसीजन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले जाएगा, ठीक है। थ्रू लैक ऑफ केयर से अगर हम देखते हैं तो मिस्टेकन डिसीजन जो है वो हमारा सबसे सही आंसर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टेकन डिसीजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट मींस। ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट, ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का मतलब होता है ऐसा कन्विक्ट जिसका पहले क्या हो चुका है, उस पर्टिकुलर केस में कन्विक्शन हो चुका है, ठीक है, हु इज फॉर्मली कन्विक्टेड, ठीक है। तो ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का मींस क्या होता है? फॉर्मली कन्विक्टेड, ठीक। देखिए ये सारी चीजें ना हमें याद करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि कोई कंसेप्ट है जिसे हम समझ लें। तो एक हम पूरा लीगल टर्म्स का एक अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ 100, 200, 500 लीगल वर्ड्स हम अलग से सारे डील करेंगे। उसे आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 लेक्स लोकी मींस। देखिए लेक्स लोकी मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस। क्या होता है? लॉ ऑफ द प्लेस, ठीक है। अब इसमें डोमेस्टिक लॉ, लॉ ऑफ द प्लेस, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डोमेस्टिक लॉ नहीं,
लॉ, इसका करेक्ट मीनिंग होता है लॉ ऑफ अ प्लेस। वही जो लेक्स फॉरी होता है, क्या होता है, लेक्स हो रहा है होता है, उसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ द फोरम। क्या होता है उसका मतलब, लॉ ऑफ द फोरम। अब लॉ ऑफ द फोरम मतलब कि जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट में वो केस चल रहा है, वहां के रूल्स क्या है, वहां का लॉ क्या है, वहां कौन सा लॉ लगने वाला है, वो होता है उसका मतलब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है, ये एक डॉक्ट्रिन भी होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ठीक भाई, लिस पेंडेंस, देखिए पेंडेंस का मतलब क्या होता है ना, पेंडेंस का मतलब होता है लैटिन में, लैटिन वर्ड है ये पेंडेंस आपका, और पेंडेंस का मतलब होता है एनीथिंग which is pending। क्या, एनीथिंग which is pending का मतलब होता है पेंडेंस। ठीक, तो वो लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट का मतलब हो जाएगा सूट, तो आपका आंसर हो जाएगा पेंडिंग सूट। पेंडिंग सूट होता है आपका मतलब किसका, लिस्ट पेंडेंस का। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट। ठीक, तो इसका मतलब डिसाइडेड केस नहीं होता, नो लीगल इशू इन्वॉल्व्ड, फैक्ट्स ऑफ द केस, ये सब नहीं। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है सूट व्हिच इज पेंडिंग, ठीक, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है फॉक्सपा। फॉक्सपा का मतलब क्या होता है भाई, फॉक्सपा का मतलब होता है टेक्टलेस मिस्टेक। ठीक, फॉक्सपा का मतलब क्या होता है, तो फॉक्सपा का मतलब होता है आपका एक टेक्टलेस मिस्टेक, एक सोशल ब्लंडर। ठीक है, एक ऐसा एक्ट जो बहुत केयरलेस हो, जो सोशल ब्लंडर हो जाए। ठीक है, तो फॉक्सपा का मतलब क्या होता है, टेक्टलेस मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोना वैकेंटिया मींस। बोना वैकेंटिया, देखिए वैकेंटिया से आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि कुछ वेकेंट चीज की बात हो रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे वेकेंट ही बोलते हैं, वेकेंट लैंड या वेकेंट बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऐसे सामान के बारे में यहाँ बात हो रही है जिसका कोई ओनर नहीं है, गुड्स दैट हैव नो ओनर। बोना वैकेंटिया का मतलब होता है ऐसा गुड जिसका कोई भी ओनर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन पारी डेलिक्टो का मतलब क्या होता है। देखिए इन पारी डेलिक्टो का मतलब होता है एक्ट, इन पारी डेलिक्टो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट इक्वल फॉल्ट। ठीक, एट इक्वल फॉल्ट से मतलब आप क्या समझेंगे, ठीक, एट इक्वल फॉल्ट। एट इक्वल फॉल्ट का मतलब फिर क्या होगा, एट इक्वल फॉल्ट का मतलब होगा भैया कि where both parties to a dispute are equally at fault। ठीक है, where both parties to a dispute are equally at fault। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारी पासु मीन्स। ठीक, पारी पासु मीन्स, चार ऑप्शन है आपके सामने, डाइवर्स नेचर, ऑन एन अनइक्वल स्टेटस, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और ऑन इक्वल फुटिंग। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सोचिए, देखिए चार ऑप्शन है आपके पास,
अब ये बताइए, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हम प्रिंसिपल को फैक्ट पे लगा के आंसर्स निकाल रहे थे, क्या हम इसे प्रिंसिपल इस लैटिन वर्ड को पढ़ के, इस फ्रेज को पढ़ के हम आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। चलिए एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए। देखिए नहीं समझ में आता है तो पारी पासु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग। क्या होता है इसका मतलब? ऑन इक्वल फुटिंग। ठीक, ये एक लिस्ट हम पोर्टल पे आपको अपलोड भी करके देंगे, उसकी क्लास भी देंगे जिसमें हर वर्ड को तरीके से समझाया जाएगा। उसमें जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स और इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स रहेंगे। ठीक, अब आया आपका दूसरा, जस्ट जेंटियम मींस। जस्ट जेंटियम का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सोसाइटीज, लॉ ऑफ नेशन, ग्लोबल जस्टिस या फिर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या होता है जस्ट जेंटियम का मतलब? जल्दी से देखिए, जस्ट जेंटियम का मतलब क्या होता है? जस्ट जेंटियम का मतलब होता है आपका लॉ अमंग नेशन। ठीक, क्या होता है जस्ट जेंटियम का मतलब? लॉ अमंग नेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो पंक्टम टेम्पोरिस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45 में जो दिया हुआ है कि पंक्टम टेम्पोरिस का मतलब क्या होता है, तो पंक्टम टेम्पोरिस का मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, टेम्पोरिस लिखा हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि वो टेम्परेरी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और क्या ये कह रहा है कि टर्किश आर्बिटर मींस। टर्किश आर्बिटर का मतलब क्या होता है? टर्किश आर्बिटर का मतलब होता है, देखिए आर्बिटर से समझिए, आर्बिटर क्या होता है? आर्बिटर, ठीक है, एक ऐसा ही वर्ड होता है आर्बिट्रेटर। ये कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, आर्बिटर, आर्बिटर से ही दूसरा वर्ड हम क्या सीख सकते हैं? आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेटर क्या काम करता है? दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करता है। और जज क्या काम करता है? जज भी यही काम करता है। तो आर्बिटर का मतलब क्या हुआ? जज। और टर्किश मतलब इनएफिशिएंट या फिर करप्ट। ठीक है, तो मोस्ट इसका जो मीनिंग होता है वो होता है करप्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करप्ट जज का मतलब होता है टर्किश आर्बिटर, या फिर टर्किश आर्बिटर का मतलब होता है करप्ट जज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। केविएट वेंडिटर मींस। देखिए केविएट का मतलब आप समझ जाइए। केविएट का मतलब क्या होता है? केविएट का मतलब होता है बीवेयर। ठीक, केविएट का मतलब क्या होता है? बीवेयर। ठीक, अब एक होता है केविएट एम्प्टर, एक होता है केविएट वेंडिटर। केविएट वेंडिटर का मतलब क्या होता है? सेलर बीवेयर। और बायर बीवेयर का मतलब क्या होता है? केविएट एम्प्टर। ठीक, केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर, और केविएट वेंडिटर का मतलब होता है सेलर बीवेयर। ठीक, ये मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्टर बीवेयर नहीं, सेलर और बायर। तो सेलर में होता है वेंडिटर और बायर में होता है एम्प्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेडाई। सिनेडाई, सिनेडाई का मतलब क्या होता है? सिनेडाई मतलब होता है फॉर अनलिमिटेड टाइम। ठीक, ठीक, क्या होता है उसका मतलब? अनलिमिटेड टाइम विदाउट एनी फिक्स्ड डेट। भाई सिनेडाई का मतलब होता है, देखिए एडजर्नमेंट तो इसमें सारे ऑप्शन में दिया है, इसमें होता है क्या है? एडजर्न होता है लेकिन विदाउट फिक्सिंग एनी डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक, विदाउट फिक्सिंग एनी डेट। ठीक, उसमें ना ही नेक्स्ट डे मिलने की बात होती है, ना ही नेक्स्ट मंथ मिलने की बात होती है, ना ही आफ्टर 1 वीक मिलने की बात होती है। उसमें विदाउट फिक्सिंग एनी डेट, कोई भी डेट फिक्स नहीं होती है अगली मीटिंग के लिए। ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये होता है आपका सिनेडाई का मतलब। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एनिमस पोसिडेंडाई मींस।
एनिमस पोसिडेंडाई का मतलब क्या होता है? देखिए एनिमस पोसिडेंडाई का मतलब होता है इंटेंशन टू possess। क्या होता है इसका मतलब? इंटेंशन टू possess। पोसिडेंडाई का मींस मतलब क्या होता है? पोसिडेंडाई का मतलब होता है टू possess, ठीक। और एनिमस का मतलब होता है आपका इंटेंशन, ठीक। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मेलस एनिमेसस एनिमस मींस। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि एनिमस का मतलब क्या हो रहा है? एनिमस का मतलब हो रहा है इंटेंशन, ठीक है। वही सेकंड क्वेश्चन आपका जो आया है क्वेश्चन नंबर 50, वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है मेलस एनिमस की। तो एनिमस से तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि एनिमस का मतलब क्या हो गया? एनिमस का मतलब हो गया इंटेंशन, ठीक। और ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि मेलस, ठीक है, किस चीज का मतलब? मेलस का मतलब क्या होता है? मेलस या फिर मेलिस, है ना, या फिर मेलेशियस, है ना। इन चीजों का मतलब क्या होता है? इन चीजों का मतलब होता है बैड, है ना, इविल, ये इन चीजों का मतलब होता है, ठीक। तो यहां पे जब हमें पता है कि एनिमस का मतलब है इंटेंशन और मेलिस का मतलब है बैड या इविल, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बैड इंटेंशन। गुड इंटेंशन तो हो ही नहीं सकता, वो बोनाफाइड इंटेंशन होती है जो गुड इंटेंशन होती है। एनिमल, फार्म और फिजिकल फोर्स तो आपके ऑप्शन बहुत ही वेग और गलत है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसी के साथ मैं वैभव शुक्ला आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्लैट 2017 का पेपर हो गया है खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन पेपर के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आई होप अपन क्लैट 2016 का करेंगे, फिर 1920 के भी देखेंगे, नए क्लैट के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि अभी जो नया क्लैट का क्राइटेरिया आया है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर को, ये पीपीटी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी, इसे पढ़िए और सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। कहीं कुछ डाउट हो तो हमें हमारे पोर्टल पर रीच करें। तब चलिए, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच।